कुंडली में 12 भाव होते हैं। इनमें से कुछ अच्छे भाव और कुछ बुरे भाव होते हैं। अच्छे कम होते हैं, बुरे ज्यादा होते हैं। इसलिए जीवन में कभी अच्छा समय आता है और कभी बुरा समय आता है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली चाहे कितनी भी अच्छी हो, कई राजयोग हो, लेकिन आम इंसान को भले पता ना लगे, लेकिन उसके जीवन में भी बुरा समय आता है। मनुष्य की का जो जन्म जीवन है वो फूलों की सेज कभी नहीं होता है। दूर के ढोल हमेशा सुहाने होते हैं। तो कुछ ऐसी दशाएं होती हैं, ऐसे ग्रहों की, ऐसे भाव के स्वामियों की दशाएं होती हैं जो हमारे जीवन में कष्ट, दुख, अभाव आदि लेकर आती हैं। तो ऐसी कौन कौन से ग्रह हैं और किन किन ग्रहों की दशाएं हैं जो हमारे जीवन में कष्ट लेकर आती हैं? ये एक फीमेल चार्ट है। इसके बारे में हम बाद में समझेंगे, बताएंगे इनके बारे में। पहले हम समझ लेते हैं कि देखिए, एक दो तो मारक भाव हो गए। मारक भाव, द्वितीय भाव और सप्तम भाव, सेकंड एंड सेवंथ हाउस, ये मारक भाव कहलाते हैं और इनके स्वामी मार्केश कहलाते हैं। तो दो दो भाव तो ये हैं जो बुरे हो सकते हैं, संभावना अभी व्यक्त कर रहा हूं। सेकंड नंबर में फिर त्रिसडाय भाव। त्रिसडाय भाव कौन कौन से हैं? ये है 3, 6, 11। तृतीय भाव, छठा भाव, 11वां भाव, ये बहुत ही क्रूर भाव कहलाते हैं और स्वास्थ्य के लिए या रिश्तों के लिए बुरा फल दे सकते हैं। भौतिक मामलों के लिए 11th हाउस बहुत अच्छा है। तृतीय भाव भी उपचय भाव कहलाता है, 6th हाउस भी उपचय भाव कहलाता है। तो भौतिक मामलों के लिए ये अच्छे हो सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य एवं रिश्तों के मामले में ये अच्छे भाव नहीं माने जाते हैं। इनकी दशाएं भी अच्छी नहीं मानी जाती। तीसरे नंबर पर है त्रिक भाव। त्रिक भाव कौन कौन से हैं? 6, 8, 12। छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, ये बहुत ही अशुभ भाव माने जाते हैं। 8वें भाव को तो मृत्यु भाव भी कहते हैं। मृत्यु तो 12वां भाव भी है, मृत्यु का भाव है, जिसे हम मोक्ष का भाव कहते हैं, क्योंकि लग्न से 12वां, लग्न यानी शरीर, 12वां यानी हानि। किसकी? शरीर की हानि। शरीर, और ये है व्यय का भाव। किसका व्यय? शरीर का व्यय, जिसे हम मृत्यु कहेंगे। तो 6, 8, 12, तो कुल मिला के छठा भाव तो यहां भी है, यहां भी है। तो हम देखते हैं कि 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, ये भाव बुरे होते हैं। इनके स्वामी बुरे हो सकते हैं। ये 7 भाव, 12 में से 7 भाव बुरे भाव हैं। 3 भाव सबसे अच्छे हैं, त्रिकोण, लग्न, पंचम, नवम, ये 3 भाव बहुत ही अच्छे भाव माने जाते हैं। शेष जो केंद्र भाव है, केंद्र में सप्तम को तो हमने यहां मारक में ले लिया। अब केवल लग्न, चतुर्थ और दशम बचा। लग्न को भी हमने त्रिकोण में अभी बता दिया, तो फिर 2 बचे, चतुर्थ और दशम। केंद्र भाव तटस्थ भाव माने जाते हैं। तो अच्छे भाव कौन से हुए? त्रिकोण के 3 भाव और केंद्र को आप ले सकते हैं इसके बाद, त्रिकोण के बाद, क्योंकि केंद्र भाव तटस्थ भाव माने जाते हैं।
तो अगर आपके जीवन में द्वितीय भाव अथवा सप्तम भाव यानी मारक भाव की दशा आ जाए तो आपको सावधान होना चाहिए, केवल सावधान होना चाहिए। अगर द्वितीय भाव में कोई भी ग्रह बैठा हुआ है और वो पीड़ित हो गया तो उसकी अंतरदशा जब आएगी, अंतरदशा जब आएगी तो बुरे फल दे सकता है। अब मारक का मतलब मृत्यु नहीं होता है, मारक का मतलब है अशुभ फल देने वाला। मारक शब्द इसलिए लगाया गया है कि जब मनुष्य का अंतिम समय आता है, प्रत्येक मनुष्य का अंतिम समय आता है, तो अक्सर इन्हीं ग्रहों का रोल होता है, इन्हीं की भूमिका होती है, इसलिए इन्हें मारक शब्द दिया गया है। लेकिन आपको मारक से मतलब बुरा समझना है, अशुभ समझना है। धन हानि हो सकती है, स्वास्थ्य की हानि हो सकती है या अन्य किसी तरह की। तो यदि द्वितीय भाव में कोई ग्रह बैठा है, शत्रु राशि में है, नीच अस्त वक्री है, तो बुरे फल देगा। यदि वो पीड़ित है तो भी बुरे फल देगा। और यदि ऐसा नहीं है, वो बलवान होकर स्थित है, अपनी मित्र राशि, स्वराशि, उच्च राशि में है, तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, बुरे नहीं देगा। इसी तरह से सप्तम भाव जो मारक भाव है, मारक भाव में बैठा हुआ कोई भी ग्रह यदि नीच अस्त वक्री है तो बुरा फल करेगा, या फिर पीड़ित है तो भी बुरा फल करेगा। जैसे यहां पर चंद्रमा लग्नेश है, लेकिन यहाँ शनि के द्वारा पीड़ित है और मंगल के द्वारा पीड़ित है। तो ये शनि मारक भाव में बैठा है तो मार्केश का कार्य करेगा। गुरु छठे भाव और नवम भाव का स्वामी है, मारक भाव में बैठा है, शनि और मंगल के द्वारा पीड़ित है, इसलिए गुरु मारक का कार्य करेगा। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि मार्केश भी साथ में बैठा है। मार्केश शनि अपने गुण दे देगा इनको। मार्केश ग्रह के साथ जो भी ग्रह बैठा होगा और पीड़ित अस्त कमजोर वक्री होगा, मार्केश के गुण वो स्वयं ले लेगा। फिर मार्केश नहीं मारेगा, फिर जो दूसरा ग्रह है वो मारेगा, वो मार्केश बन जाएगा। यहां पर शनि की बजाय गुरु ज्यादा बुरा है। शनि के गुण, मार्केश होने के गुण गुरु ने ले लिए हैं, शनि ने दे दिया। अब यहाँ पर गुरु सबसे ज्यादा मार्केश का काम करेगा। और फिर चंद्रमा लग्नेश है, लग्न को देख रहा है, तो लग्न को की रक्षा कर रहा है चंद्रमा, और गुरु दोनों की दृष्टि लग्न पर है, तो शरीर की रक्षा तो ये कर रहे हैं, लेकिन रोग भी दे रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये, मारक भाव में कोई भी ग्रह बैठा होगा और यदि नीच अस्त वक्री या पीड़ित है तो मारक का फल करेगा। मारक भाव का स्वामी भी यदि कहीं बुरे भाव में स्थित है, पीड़ित है, नीच अस्त वक्री है, तो वो भी मारक का फल करेगा। लेकिन यदि वो पीड़ित नहीं है, शुभ भाव में है और बलवान है, तो वो फिर हानि नहीं करता है। इसी तरह त्रिशदाय भाव 3, 6, 11 भाव, ये जो मैंने नियम सिद्धांत बताया है, ये सभी के लिए, ये जितने भी अशुभ भाव हैं, यदि इन भावों में कोई भी शत्रु ग्रह स्थित है, नीचे अस्त वक्री है, तो बुरे फल देगा। पीड़ित हो गया तो ज्यादा बुरे फल करेगा। फिर इनके स्वामी यदि बुरे भाव में है, दुर्बल है, नीच अस्त वक्री है, तो बुरे फल करेंगे, और पीड़ित हो गए तो ज्यादा बुरे फल करेंगे। और यदि ये बलवान है, शुभ भाव में है, शुभ दृष्टि है इन पर, तो ये फिर किसी भी तरह का बुरा फल नहीं देंगे।
इसके अलावा बुरी बातों में कुछ और भी है, और वो क्या, यहाँ पर मैंने ये 3 पॉइंट आपको बताए। अब आगे हम बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट जो है, दोनों का ये हो गया। चौथा पॉइंट, संधि भाग। जो ग्रह संधि भाग में स्थित होगा वो ग्रह, और खास करके शुभ ग्रह, यदि कोई भी शुभ ग्रह संधि भाग में हो तो वो अच्छा फल नहीं करेगा, कुछ बुरा फल कर सकता है। अब संधि भाग, एक होती है भाव संधि और दूसरी होती है राशि संधि, तीसरी होती है नक्षत्र संधि। इस पर मेरा वीडियो है, आप देख सकते हैं जा करके। तो यदि कोई भी ग्रह, शुभ ग्रह, भाव संधि, राशि संधि, नक्षत्र संधि सभी में पड़ जाए तो निश्चित रूप से फिर वो बुरा फल करेगा, और बहुत बुरा फल करेगा, बहुत बुरा। यदि पीड़ित हो गया तो भयावह हो जाएगा। तो संधि भाग में अगर कोई शुभ ग्रह है तो उसको देखना है केवल भाव संधि में है, या केवल राशि संधि में है, या केवल नक्षत्र संधि में है, या तीनों। तो इस बात को आपको देखना है। संधि भाग में स्थित ग्रह बुरे फल दे सकता है, खास करके शुभ ग्रह, और यदि वो पीड़ित हो जाए तो निश्चित रूप से बहुत बुरा फल देता है। अशुभ ग्रह यदि पीड़ित नहीं है तो बुरा फल नहीं देता है। इसके अलावा संधि भाग के अलावा 64वां नवांश, 64वां नवांश ऐसा अंश है जो बुरा माना जाता है। 64वां नवांश जिस भाव में पड़ेगा वो भाव 64वें नवांश का भाव कहलाएगा। जिस राशि में पड़ेगा वो राशि 64वें नवांश की राशि कहलाएगी, और उसका स्वामी 64वें नवांश का स्वामी कहलाएगा। तो यदि 64वें नवांश का स्वामी बुरे भाव में स्थित है, दुर्बल, कमजोर, वक्री, पीड़ित है, तो निश्चित रूप से बुरा फल करेगा। यदि वो बलवान है, शुभ ग्रह शुभ भाव में स्थित है, तो फिर बुरा नहीं करेगा। इसी तरह 64वें नवांश की राशि में कोई भी ग्रह अगर स्थित है, यदि वो नीच, अस्त, वक्री है तो बुरा फल कर सकता है, और यदि पीड़ित हो गया तो निश्चित रूप से बहुत बुरा फल करेगा। और यदि वो शुभ भाव में है, शुभ राशि में है, बलवान है, तो शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो फिर वो बुरा नहीं करेगा। तो 64वां नवांश ये भी बहुत बुरा हो सकता है। इसके अलावा 22वां दृष्काण, ये भी आप, इससे संबंधित भी वीडियो उपलब्ध है मेरी उसमें चैनल में जाइए। 22वें दृष्काण से संबंधित वीडियो भी है, 64वें नवांश से संबंधित वीडियो भी है। 22वें दृष्काण ये जिस भाव में पड़ेगा वो भाव, वो राशि, उसका स्वामी, ये सब 22वें दृष्काण के स्वामी और भाव कहलाएंगे। अगर ये पीड़ित हैं या इस भाव में कोई ग्रह स्थित होकर पीड़ित है तो ये भी भयावह परिणाम दे सकता है। इसके बाद फिर मृत्यु भाग अंश आता है। ये कुछ ऐसे अंश होते हैं प्रत्येक ग्रह के लिए अलग अलग राशियों में
कुछ अलग अलग ऐसे कुछ अंश होते हैं जिन्हें मृत्यु भाग अंश कहते हैं। उन अंशों में यदि कोई ग्रह स्थित है तो वो भी बुरे परिणाम देता है। तो इस तरह से ये बातें हैं जिनका ध्यान हमेशा कुंडली प्रिडिक्शन करते समय देना चाहिए। अब इस कुंडली में लीजिए, इस कुंडली में ये सप्तम भाव और अष्टम भाव का स्वामी शनि, यानी कर्क लग्न की कुंडली में शनि बहुत बुरा ग्रह होता है। इसकी जहां दृष्टि पड़ेगी वहां ये हानि पहुंचाएगा। एक तो लग्नेश का शत्रु हो गया, दूसरा सप्तम भाव यानी मारक भाव का स्वामी बन गया, तीसरा अष्टम भाव यानी मृत्यु भाव का स्वामी बन गया, और नैसर्गिक रूप से पहले ही वो बहुत बुरा ग्रह है। तो ऐसे शनि की दृष्टि जहां भी पड़ेगी वो वहां का बुरा निश्चित रूप से करेगा। जहां स्थित होगा वहां भी बुरा करेगा, लेकिन दृष्टि ज्यादा बुरी होगी। अब ये शनि अपने ही भाव में स्थित है, मार्केश है और मारक भाव में ही अपने भाव में स्थित। अपने भाव में स्थित ग्रह बलवान होता है, किंतु यहां पर ध्यान दीजिए कि ये नीच मंगल की दृष्टि शनि पर पड़ रही है। शनि यहां पीड़ित हो रहा है मंगल के द्वारा और गुरु के द्वारा भी। गुरु के द्वारा इसलिए, एक तो गुरु शनि का शत्रु है, दूसरा गुरु कर्क लग्न की कुंडली में छठे भाव का स्वामी बनता है। छठा भाव रोग का भाव है और यहां पर गुरु की मूल त्रिकोण राशि है। तो गुरु यदि पीड़ित हो गया या अशुभ भाव में बैठ गया तो वो छठे भाव का निश्चित रूप से फल करेगा, क्योंकि छठे भाव में उसकी मूल त्रिकोण राशि है। और यहां गुरु नीच राशि में बैठ गया, शनि के द्वारा पीड़ित है, मंगल के द्वारा पीड़ित है, तो गुरु भी पीड़ित हो गया। अब ये गुरु छठे भाव का फल करेगा, यानी रोग भाव का स्वामी पूरी तरह रोगेश होकर कार्य करेगा। गुरु रोग देगा, कहां देगा? जहां बैठा है, क्योंकि इसकी दृष्टि हमेशा शुभ होती है। तो जहां बैठा है वहां रोग देगा। कहां बैठा है? सप्तम भाव में। तो सप्तम भाव से संबंधित जो अंग हैं उनमें रोग देगा। यहां सप्तम भाव का स्वामी शनि पीड़ित है और सप्तम भाव भी पीड़ित है, भाव भावे सब पीड़ित हो गए। तो और अब लग्न को देख लीजिए, लग्न भी पीड़ित है चंद्र मंगल के द्वारा। मंगल नीच राशि में, हालांकि लग्न को हम बहुत ज्यादा पीड़ित नहीं मानेंगे मंगल के द्वारा, क्योंकि मंगल इस कुंडली का राजयोग कारक ग्रह है और अपनी दोनों राशियों से शुभ स्थान में है। फिर लग्न कुंडली के लग्न भाव में सबसे शुभ भाव में, तो लग्न से तो बहुत बुरा नहीं, मंगल के लिए तो बहुत बुरा हम लग्न के लिए नहीं कहेंगे, किंतु शनि की दृष्टि तो है और लग्नेश शनि से पीड़ित है, मंगल की दृष्टि है। अब मंगल की दृष्टि से लग्नेश थोड़ा पीड़ित होगा, क्योंकि मंगल भले ही राजयोग कारक ग्रह है, लेकिन फिर भी इसकी दृष्टि में 30% अशुभता अब भी रहेगी। कोई भी नैसर्गिक अशुभ ग्रह पूर्ण रूप से 100% उसकी दृष्टि शुभ नहीं होती है। स्थिति शुभ होती है, दृष्टि शुभ नहीं हो पाती है, 30% फिर भी अशुभ रहती है। तो मंगल की दृष्टि चंद्र पर है और चंद्रमा शनि से पीड़ित है, तो इस तरह लग्नेश भी पूरी तरह।
चंद्रमा शनि और मंगल से पीड़ित है, गुरु से भी पीड़ित है चंद्रमा। यहां पर आप ये मत सोचिएगा कि ये गजकेसरी योग बना रहा है, नहीं, ये चंद्रमा पीड़ित हो रहा है किससे? रोग भाव के स्वामी से। गुरु यहाँ पर रोग भाव का स्वामी है, नीच है, पीड़ित है, और ये स्थित है चंद्रमा के साथ। यदि इसकी दृष्टि पड़ती चंद्रमा पर तब तो अच्छा होता, लेकिन यहाँ स्थित है, स्थिति है, तो ये स्थिति अच्छी नहीं। तो चंद्रमा पीड़ित है, यहाँ पर शनि पीड़ित है, गुरु पीड़ित है। तो अब शनि की महादशा, शनि मार्केश की महादशा, अष्टमेश की महादशा जो मृत्यु भाव है, शनि की महादशा चल रही है। 13 मार्च 2026 से चंद्रमा की अंतरदशा आई। चंद्रमा लग्नेश है किंतु मारक भाव में बैठा है, मार्केश के साथ बैठा है, रोगेश के साथ बैठा है। तो शनि में चंद्रमा की अंतरदशा आई और इन्हें थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम हुई, डॉक्टर के पास गई, उन्होंने टेस्ट किया, इनके यूट्रस में कैंसर पाया गया। बिल्कुल अर्ली स्टेज है, लेकिन यूट्रस में कैंसर पाया गया। ये यूट्रस का भाव है सप्तम भाव, और यहाँ का कारक, अभी हमने भाव भावेश देखा था, कारक कौन है? शुक्र है, सप्तम का कारक शुक्र पर शनि की दृष्टि। यहाँ भले आप ये देख लें कि ये उच्च राशि में है, किंतु ये देखना ना भूलें कि एक तो ये शनि की दृष्टि से पीड़ित है और दूसरा ये पाप कर्तरी में है। एक तरफ केतु बैठा है, दूसरी तरफ सूर्य और बुध, ये पाप कर्तरी में भी है शुक्र। तो दोनों मारक भाव में बैठे हुए ग्रहों की दशा है। यहां पर मैंने लिखा है 30 अगस्त से अभी चंद्रमा की अंतरदशा चल रही है। चंद्रमा की अंतरदशा अक्टूबर 2027 तक रहेगी, अक्टूबर 2027 तक रहेगी। लेकिन चंद्रमा में गुरु की प्रत्यंतर दशा और शनि की प्रत्यंतर दशा, ये दोनों बहुत बुरी जाएंगी। समय है 30 अगस्त 26 से लेकर 16 फरवरी 2027 के बीच का। ये समय बुरा जाएगा इनके लिए। तो इस तरह से किसी भी ग्रह में मारक भाव, त्रिशदाय भाव, त्रिक भाव आदि में बैठे ग्रह या इनके स्वामी ग्रह यदि पीड़ित, दुर्बल, अस्त, वक्री है तो ध्यान रखना चाहिए। उस समय कोई भी ग्रह यदि संधि भाग में है, 64वें नवांश में की राशि में स्थित है, या 64वें नवांश का स्वामी होकर पीड़ित है, या 22वें दृष्काण में स्थित होकर पीड़ित है, या 22वें दृष्काण का स्वामी होकर स्थित है, मृत्यु भाग में स्थित होकर पीड़ित है, दुर्बल, वक्री, नीच है, तो निश्चित रूप से आपको सावधान हो जाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को नमस्कार।